अब कंसिक्वेंसेस क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है जैकिंग मेकर हुआ। अरे बीच में पापा आ गए थे तो फिर बंद कर दिए थे। अब है कि मीर जाफ़र ग्रांट 2.5 के पाउंड दिया है एज ए वार इंडिविटी, यानी कि वार जो लड़ा उसका खर्चा निकालने के लिए जो है खर्चा दिया ब्रिटिश को, और इतना रुपया बाद में देने का बात रखा गया। तब ब्रिटिश आर्मी, इससे क्या पता चला कि ब्रिटिश आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ज़मींदारी दिया कितना 24 परगना का। परगना मतलब एज ए सब डिवीज़न हो गया, ठीक, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेज कह लो। और विलेज को क्या कहते थे, मौजा, मौजाज, ये हो गया विलेज। और इंग्लिश का जो है सॉवरेनिटी हो गया कलकत्ता पे, यानी कलकत्ता पे ऑब्वियस सी बात है, जब राजा अपने मन का बना रहा है तो फिर कलकत्ता पे तो हो ही गया ना उसका कब्जा। अ ब्रिटिश रेसिडेंट वाज पोस्टेड एट द नवाब कोर्ट। ये जो बंगाल में नवाब का कोर्ट था ना, उसमें जो है अब ब्रिटिश के एगो आदमी अपना बैठल रहेगा। इससे होगा क्या कि कुछ भी काम करेगा, कुछ भी गलत उलत कुछ भी कर रहा है तो सब कुछ ब्रिटिशर को पता चलते रहेगा, क्योंकि इस आदमी एगो बैठल रहेगा यहाँ पे। फिर मीर जाफ़र जो है आया पूरा, वो कंपनी जो ये मांगा था ना 22.5 मिलियन रुपया, वो देने नहीं दे पाया। इससे क्या हुआ कि वो सोचा कि हम जो है डच के साथ मिल के इसको हरा देते हैं इंग्लिश को, तो रुपया देना होना नहीं पड़ेगा। लेकिन पता है ना डच जो है चिंसुरा, मतलब वही बैटल ऑफ बिदारा जो है उसमें 1759 में हार गया। मतलब डच ये कहा कि अच्छा तुम तो कंस्पिरेसी कर रहा है, चलो उसको भगाया, तब मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम बना, ये जो है 3 जगह का, बुर्दवान और फिर मिदपुर, मिदनापुर और चितगांव, इस सब को जो है ब्रिटिश को दे दिया, ठीक। और 22 और 29 लाख जो है पेमेंट किया और शिफ्ट किया। क्या इसको लगा कि अगर हम यहाँ बंगाल में रहेंगे तो ब्रिटिश हम पे तुरंत तुरंत नज़र रहेगा, जब मन तब आते जाते घूम घूम के यहाँ से मेरे यहाँ से घूम के चल जाया करेगा। इसलिए कहा कि सबसे पहला काम करते हैं कि इसको पहले हम चेंज करते हैं, तो इसको लेके चला आया मुंगेर, यहीं अपने बगल में। उसके बाद फिर हुआ क्या कि और जो ब्यूरोक्रेसी था ना अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, जो भी था इसके नीचे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन संभालता, उस समय क्या कर रहा था ब्यूरोक्रेट में, सब अपना जान पहचान को भर रहा था सबको, जिससे कि एकदम अपना लोग सब रहे, कोई ज़्यादा इन्फ्लेटर ना करे, थोड़ा करप्शन ना करे, उस ढंग से देख के सब अपना आदमी को भरना किया। अब ब्रिटिशर क्या कर रहा था, उसको मिला था ना गोल्डन फरमान, जिससे कि कंपनी ट्रेड कर सकता है फ्री में। अब हुआ कि कंपनी ट्रेड कर ही रहा था, जो प्राइवेट आदमी था ना वो सब भी जो है ना ट्रेड बिना टैक्स दिए हुए कर रहा था, सिर्फ सब ट्रेड कर रहा था लेकिन कोई टैक्स वैक्स दे नहीं रहा था। तो ये कहा कि अच्छा ऐसा कैसे, तो फिर बैटल ऑफ बक्सर ही गया आराम से। अवध का सिराजुद्दौला था उसके साथ मिला। सिराजुद्दौला ने, सिराजुद्दौला तो मार के ख़त्म कर दिया। इस सिराजुद्दौला है जो कि शुजाउद्दौला जो कि अवध का है नवाब, उससे जाके मिला मीर कासिम। उसके बाद शाह आलम सेकेंड, जो ये पढ़े थे ना मुग़ल एम्पायर में शाह आलम सेकेंड, तो उसका ये तीनों मिल के प्लान बनाता है कि इंग्लिश को हराना चाहिए। 10,000 आदमी लेके जाता है लड़ने के लिए, और लगभग 1,000 के आसपास ब्रिटिश का रहता है। हेक्टर मुनरो, मेजर मुनरो के अंडर हरा देता है इसको। इस हारता किस लिए है, क्योंकि इसका आर्मी जो है थोड़ा मतलब सब अलग अलग जगह से लड़ रहा है, अपने मन से लड़ रहा है, कोई एक कमांडर ही नहीं था, बहुत सारा कमांडर के अंदर जो है यूनिफॉर्म ढंग से लड़ ही नहीं रहा था। दूसरा की टेक्नोलॉजी जो है बहुत लो था, इसका टेक्नोलॉजी है था। और जो है ये वार ख़त्म करता है, मतलब बैटल ऑफ बक्सर को, किससे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। अब ये देख रहे हो ना कि ये इंडिया का अगर देख लो तो ये बंगाल हो ही गया, बंगाल से आ रहा है तुम्हारा मीर कासिम। उसके बाद फिर यहाँ अवध हो गया, तो अवध से शुजाउद्दौला हो गया, ये अवध वाला एरिया कैप्चर हो गया। उसके बाद ये मराठा देख लो तो ये सॉरी मराठा बोलते हैं, मतलब मुग़ल देख लो तो यहाँ पे मुग़ल हो गया शाह आलम सेकेंड। यानी कि नॉर्थ लगभग का लगभग सब कैप्चर हो चुका है। यहाँ पंजाब बस बचता है और मराठा बचता है, वो सब तो यहाँ नॉर्थ वाला जो एरिया है वो लगभग कैप्चर है। तो इससे क्या पता चला कि पूरा नॉर्थ ही जीत चुका है। अब नवाब बिकम पपेट, जो नवाब था वो पपेट जैसा हो गया, मतलब है जो पपेट वर्क करेगा क्योंकि यही बना रहा है। तो अब नॉर्थ इंडिया में जो है मतलब अनचैलेंजेबल है, मतलब मिस हो गया, मतलब अनचैलेंजेबल हो गया ब्रिटिश, यानी कि नॉर्थ इंडिया में अब कोई इसको चैलेंज करने लायक बचा ही नहीं। तो अभी जो ट्रीटी करता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो उसमें नवाब ऑफ अवध के साथ करता है, ठीक। तो उसमें क्या कहता है कि जो शाह आलम मुग़ल का था ना, तो उसको कहता है कि तुम इलाहाबाद और
करा, ये दोनों जो है शाह आलम को दे दो, मुग़ल एम्पायर को, वो दोनों को दे देता है, ठीक। और इसका जो अवध था इसको अवध वापस से इसको दे देता है, और 50 लाख जो है ना वार इमिडिएटली पेड करवाता है, ठीक। अब मुग़ल शाह आलम जो सेकेंड था उसको कहता है कि तुम हमको दीवानी दे दो बंगाल बिहार उड़ीसा का, ठीक। बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी राइट्स ले लेता है, ये जो है मुग़ल के साथ करता है जो ट्रीटी में। उसके बाद कहता है कि कंपनी जो है ना 27 लाख रुपया देता है कि हम आपको हर साल जो है 27 लाख रुपया दे देंगे, क्योंकि बंगाल बिहार उड़ीसा को दीवानी राइट दिया तो कलेक्ट करेगा सब रिवेन्यू वेन्यू, तो कहा 27 लाख रुपया हम आपको साल का दे दिया करेंगे, ठीक। अब दोबारा लड़ने उड़ने के लिए हमसे मत आया कीजिएगा। अब ब्रिटिश जो है रिसाइड किया कहाँ, मुर्शिदाबाद में, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ, वो रॉबर्ट क्लाइव जो है इंट्रोड्यूस किया डुअल सिस्टम। डुअल सिस्टम क्या था देख लो, जैसे कि कंपनी जो है दीवानी राइट, जो कंपनी था वो दीवानी राइट देखता है, यानी कि रिवेन्यू कलेक्ट करता, और सिविल जस्टिस जो होता है ना, क्रिमिनल जस्टिस नहीं, सिविल जस्टिस जो होता था उसको देखता था। और नवाब क्या था, नवाब जो है ना वो पीस लॉ जस्टिस ये सब कुछ देखता था, ठीक। अब इसी पे हुआ क्या कि अब नवाब का कहना था कि जब रुपया पैसा सब कुछ ही देख रहा है तो यही आगे वेलफेयर वाला सब कम करेगा, नदी नहर पानी पोखर जो भी है, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल स्कूलिंग जो भी है, रोड रेलवे सब कुछ ही देखेगा। इसका कहना था कि आदमी मैन पावर सब कुछ इसके पास है तो ये सब कम करेगा, पीस लॉ ऑर्डर जस्टिस ही सब कुछ मेंटेन करेगा। उसके बाद फिर होता है कि वर्षा एक साल नहीं होता है, जैसे ही वर्षा नहीं होता है बस आ जाता है फेमिन, यानी पब्लिक सफरिंग हो जाता है इस कारण से कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं होता है, वेलफेयर कोई देखता ही नहीं है, तो वो उसके बाद फिर फेमिन आता है जिसमें कि 10 मिलियन लोग था, 10 मिलियन लोग मारा जाता है, लगभग 1/3 लोग मर जाता है बंगाल का। उसके बाद फिर 1772 में वारेन हेस्टिंग आता है, जो डुअल गवर्नमेंट चल रहा था इसको एबॉलिश करता है। अब देख लेते हैं हम लोग बिहार में क्या सीन चल रहा था अभी तक। तो बिहार में बस डिप्टी गवर्नर का एक पोस्ट बनाता है, उसमें सीताब राय को जो है बनाता है एज ए डिप्टी या दीवान बोल लो, ये डिप्टी गवर्नर बोल लो या दीवान ऑफ बिहार बोल लो, इसको बनाता है। और 70 में जो है रिवेन्यू काउंसिल ऑफ बिहार बनाता है, जो रिवेन्यू अपना कलेक्ट करेगा। इसी का नाम बदल के 1781 में जो है रिवेन्यू चीफ ऑफ बिहार बन कर देता है उस पोस्ट को। उसके बाद फिर जो है 1783 में जो है फेमिन बिहार में आता है। जब बिहार में फेमिन आता है तो एज ए गोलघर को बनाया जाता है, दोनों देखा ही होगा गोलघर कैसा है, ओह ऐसे करके जो है इधर से इसे रास्ता है। बचपन में पहले इस पे चढ़ने भी दिया जाता था, यहाँ से देखना जाता था। इधर विश्वकर्मन भवन था जो कि इकलौता था जो इसके बराबर था, बाद बाकी सब पटना इससे नीचे छोटा छोटा दिखता था, लेकिन अब इस पे चढ़ने नहीं दिया जाता है और सब बिल्डिंग सब इससे बराबर अभी बन चुका है। डिज़ाइन कौन किया था इसको, जॉन गार्स्टिन किया था इसका डिज़ाइन, और कंप्लीट कर दिया था 1786 में। इसका काम था कि इसमें अपना ग्रेनरी रखा था, उसके बाद जब फेमिन आता तो फिर यहाँ से अनाज निकाल के बांटा जाता, लोग भूखे नहीं मरता, बात ख़त्म हो गया, बस इतना था।